नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं जो परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस बुक है उसको हम यहाँ पर पूरी डिटेल में और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ MCQs को कवर कर रहे हैं। जो उत्तराखंड का आपका पूरा जीके है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हम इस सीरीज के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के प्रश्नों का यहां पर अभ्यास कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 पार्ट्स में 200 MCQs को कवर कर लिया है। सभी क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित थे और इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चीजों को लिंक करके हमने कवर करने का प्रयास किया। आज इसी सीरीज की 5वीं क्लास को कवर करेंगे और आगे के 50 प्रश्नों को देखेंगे। जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस बुक है आपकी, इतिहास के 1000 से ज्यादा आपको प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को ऐसे ही, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है किताब में, केवल क्वेश्चन आंसर्स हैं। हम कोशिश करते हैं यहां पर पूरी डिटेल में इनको कवर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाए और जब आप क्वेश्चन आंसर को साथ साथ में समझते हुए चलते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। इस पूरी सीरीज से आपको ऐसे ही उत्तराखंड का पूरा एक प्रॉपर रिवीजन यहां पर हो जाएगा। अभी हम इतिहास के प्रश्नों को देख रहे हैं, फिर भूगोल को देखेंगे, सांस्कृतिक तत्वों को देखेंगे। सारा उत्तराखंड आपका इसी प्रकार MCQ के रूप में आप रिवाइज कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखा से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से कहां स्थानांतरित करते हैं। देखिए, सुदर्शन शाह जो थे वो पंवार वंश के राजा थे। पंवार वंश की जो राजधानी थी वो श्रीनगर में थी। उस समय 1804 में गोरखाओं ने जो पंवार वंश के राजा थे प्रद्युम्न शाह, उनको पराजित कर दिया था। खुरबड़ा के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी और गढ़वाल पर भी गोरखा शासन करने लगे थे। सुदर्शन शाह प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। इन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर दिया। संगौली की संधि होती है, गढ़वाल पर और कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से युद्ध हर्जाने के रूप में, कहा जाता है, 7 लाख रुपए की यहां पर मांग करी कि जो हमारा खर्चा हुआ है युद्ध में आप उसकी भरपाई हमें करें। सुदर्शन शाह इस राशि को देने में असमर्थ थे और इसके बदले में अंग्रेजों ने जो गढ़वाल था इसका विभाजन यहां पर कर दिया। अलकनंदा नदी का जो पूर्व का इलाका था उसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाने लगा और पूर्वी गढ़वाल पर वो शासन करने लगे, जबकि अलकनंदा का जो पश्चिमी इलाका था टिहरी उत्तरकाशी वाला, वहां पर सुदर्शन शाह को राज करने दिया। अब सुदर्शन शाह की जो राजधानी श्रीनगर में थी वो ब्रिटिश गढ़वाल में चली गई। सुदर्शन शाह ने यहां से राजधानी हटाकर कहां स्थापित करी? टिहरी रियासत उन्होंने स्थापित करी और टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना कब करी? तो डेट सहित आप याद करेंगे, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना करी। इस दिन को रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, सुदर्शन शाह ने टिहरी पर 1815 में, क्योंकि इसकी स्थापना करते हैं, 1859 तक वो शासन करते हैं। टिहरी रियासत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पंवार वंश के राजा कौन है? सुदर्शन शाह हैं। ठीक है, केवल टिहरी की अगर हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, टिहरी की स्थापना तो हमने देख ली, अंग्रेजों के द्वारा सुदर्शन शाह को औपचारिक तौर पर टिहरी के राजा की मान्यता और टिहरी पर इनके वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया गया? तो टिहरी के राजा के रूप में इनको जो मान्यता दी गई और इनके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया टिहरी पर, वो 4 मार्च 1820 को किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत है। पहला दिया है, 1973 में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पहला वाला पॉइंट आपका सही है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद से ही जो यूपी का ये पहाड़ी इलाका था, उत्तराखंड वाला इलाका, यहां पर लगातार विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की मांग हो रही थी। साथ में यह भी मांग चल रही थी कि पहले कहां स्थापित किया जाए, गढ़वाल में या कुमाऊं मंडल के अंदर। सरकार ने 1973 में एक साथ 2 विश्वविद्यालय स्थापित किए, एक कुमाऊं मंडल में जिसे कुमाऊं विश्वविद्यालय कहा गया, एक गढ़वाल मंडल में जिसे गढ़वाल विश्वविद्यालय कहा गया। तो 1973 में दोनों बने थे। दूसरा,
उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 में उठाई गई थी। यह वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। जब हमने पृथक राज्य आंदोलन के बारे में डिटेल में कवर किया था, उसमें देखा था कि पहली बार एक अलग राज्य बनाने की जो मांग करी गई थी, श्रीनगर का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था 1938 का, उसमें करी गई थी। तो 1938 आंसर होगा, 1925 नहीं होगा। हालांकि एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग सबसे पहले 1897 में करी गई। उस समय अलग राज्य की मांग नहीं थी, बस एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करी गई। एक अलग राज्य प्रॉपर तरीके से मांगा गया था 1938 में। ठीक है। तीसरा कथन है, टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ और 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का या टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया गया और विलय के बाद टिहरी को उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। कुछ पेपर में पूछा गया है कि टिहरी को अलग मंडल बनाया, टिहरी को एक संयुक्त जिला बनाया या किस नंबर का जिला बनाया। तो आपने याद करना है यूपी का 50वां जिला 1 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन आता है, टिहरी का उस समय राजा कौन था जब टिहरी का विलय भारत में हुआ और जब भारत स्वतंत्र हुआ? दोनों समय मानवेंद्र शाह शासक थे। ठीक है। चौथा है, गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने किया था। यह भी आपका सही हो जाएगा। पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में गणदेश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन ने 1938 में और बाद में इसका नाम बदल दिया था हिमालयी सेवा संघ, इसका नाम हो गया था। तो एक क्वेश्चन से हमने 4 स्टेटमेंट को देखा और चारों से जुड़े जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको समझाने का यहां पर प्रयास किया। इस तरीके से आपको प्रश्न रटने नहीं पड़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका फैक्ट क्लियर होगा और आपको सारी चीजें अपने आप याद होने लगेंगी, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? पहला क्वेश्चन आपका यह बन गया कि गांधी आश्रम कहां स्थापित किया गया? अल्मोड़ा के चनौदा में स्थापित किया गया था। इस गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में होती है और किसके द्वारा की जाती है? तो शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। शुरुआत में यह आंदोलन खादी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। धीरे धीरे क्रांतिकारियों का मुख्य अड्डा बन गया था अल्मोड़ा का गांधी आश्रम, जिसे 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने शुरू किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह अपने चरम पर पहुंच चुका था। बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां यहां से चलने लगी थी। इसी को देखते हुए 2 सितंबर 1942 को इस आश्रम को बंद कर दिया गया। तो खोला कब, किसने खोला और कब बंद किया गया? ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? लास्ट बार भी हमने इसके बारे में कवर किया था। क्वेश्चन आते हैं कि जब गढ़वाल पर या कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया तब सत्ता में कौन था नेपाल में? जब अंग्रेज यहां पर आए तब कौन था नेपाल में? इस तरीके से। ठीक है। कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था 1790 में और गढ़वाल पर उन्होंने जो आक्रमण किया था वो 1803 में किया था और 1804 में गढ़वाल को जीत लिया था। 1790 में जब कुमाऊं पर उन्होंने अधिकार किया, कुमाऊं पर हमला किया, उस समय नेपाल का जो शासक था वो रण बहादुर शाह था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। और जब 1804 में उन्होंने गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया, इस समय जो आक्रमण था, उस समय जो राजा था वो विक्रम शाह था। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। कुमाऊं के समय रण बहादुर शाह और 1803 में आक्रमण के समय और 1804 में विजय के समय विक्रम शाह। ठीक है। और जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया यानी गोरखाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी, उस समय नेपाल का शासक कौन था? उस समय नेपाल का राजा या नेपाल का जो प्रधानमंत्री था भीमसेन थापा वहां का प्रधानमंत्री था। ठीक है। नेक्स्ट है, होनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गौ विषाण का वर्तमान नाम क्या है? कई बार यह क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड के किस शहर को प्राचीन काल में गौ विषाण कहा जाता था, या ऐसे क्वेश्चन आया है कि गौ विषाण का आधुनिक नाम क्या है। देखिए, गौ विषाण का जो आधुनिक नाम है वो काशीपुर है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। होनसांग की बात करें, होनसांग कौन था? होनसांग एक चीनी यात्री था। भारत में जब हर्षवर्धन का शासनकाल था, 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा, इसी के काल में होनसांग भारत यात्रा में आता है और इसी काल के दौरान 634 ईस्वी में होनसांग उत्तराखंड की यात्रा करता है।
634 ईस्वी में यहां पर आने के बाद 636 ईस्वी में ह्वेनसांग गौविशाण की यात्रा करता है और इसके बारे में पहली बार हमें विस्तृत जानकारी देता है कि एक ऐसा राज्य है गौविशाण के नाम से है और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ह्वेनसांग स्थिति को स्पष्ट करता है। तो पहली बार गौविशाण राज्य की स्थिति और उसके विस्तार को किसने बताया, उसका मुख्य स्रोत क्या है, ह्वेनसांग, और उसका यात्रा विवरण सियुकी। बाद में काशीपुर का सर्वेक्षण किया गया और यह सर्वेक्षण कनिंघम के द्वारा किया गया था। 1869 में उसने किया था और कनिंघम ने पहली बार बताया कि ह्वेनसांग जिस गौविशाण राज्य की बात कर रहा है वो कौन है, आज का काशीपुर है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। काशीपुर की स्थापना भी एक बार पेपर में पूछी गई है। 1639 में काशीपुर की स्थापना होती है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो काशीनाथ अधिकारी थे चंद्रवंश के, वो इसकी स्थापना करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके केवल गौविशाण, काशीपुर, ह्वेनसांग इन सब से बनते हैं। मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताने का प्रयास किया कि ह्वेनसांग कब आया, कब उत्तराखंड में आया क्वेश्चन आता है, और कब वो काशीपुर यानी गौविशाण में गया। अब आपको याद हो गया कि गौविशाण की यात्रा ह्वेनसांग ने कब करी, गौविशाण की स्थिति और विस्तार का सबसे पहले किसने उल्लेख किया, गौविशाण ही काशीपुर है ये किसने बताया और कब बताया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, अंग्रेजों से मदद मांगी थी सुदर्शन शाह ने कि आप आइए और जो मेरी रियासत है, जो मेरा गढ़वाल है, उसे आप आजाद करवाइए। अंग्रेज तुरंत तैयार हुए और गोरखाओं के साथ उनका विवाद भी चल रहा था। आप जानते हैं तात्कालिक कारण क्या था, गोरखपुर का बुटवल प्रांत, जिस पर गोरखा और अंग्रेज दोनों लगातार संघर्ष यहां पर कर रहे थे। 1 नवंबर 1814 को जो उस समय गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड मोइरा कहा जाता है, वही लॉर्ड हेस्टिंग था, यह आधिकारिक घोषणा कर देता है नेपाल के विरुद्ध युद्ध की। जब युद्ध की घोषणा हो जाती है नवंबर 1814 में 4 सेनापतियों को नियुक्त किया जाता है, 4 अलग अलग क्षेत्र से यह आक्रमण करते हैं नेपाल पर। सबसे पहले होते हैं आपके जनरल मार्ले। जनरल मार्ले को काठमांडू पर आक्रमण के लिए भेजा जाता है। दूसरे थे जनरल जिलेस्पी, जिनको खलंगा पर आक्रमण के लिए, जो खलंगा का किला था, वहां पर भेजा जाता है। इसके बाद जनरल ऑक्टरलोनी थे, जो आपके हिमाचल की साइड से, जो हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, उस साइड से नेपाल पर आक्रमण करने जाते हैं। और चौथे व्यक्ति थे जेएस वुड। जेएस वुड को भेजा गया था जहां पर तात्कालिक कारण था गोरखपुर में। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है खलंगा पर किसको भेजा गया था, तो जनरल जिलेस्पी इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है अगली बार पूछ ले काठमांडू में किसको भेजा गया, हिमाचल प्रदेश की साइड से किसको भेजा गया, और गोरखपुर में जहां पर मेन लड़ाई थी, जिसको लेकर मेन लड़ाई थी, वहां पर कौन गया। तो ये चारों हमने यहां पर देखे। एक और चीज, जो आपका ये वाला जनरल है, जनरल जिलेस्पी है, खलंगा के युद्ध में, इस खलंगा के युद्ध को नाला पानी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में जनरल जिलेस्पी और दूसरी तरफ गोरखा सेना थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बलभद्र सिंह थापा। बलभद्र सिंह थापा अमर सिंह थापा का भतीजा था। तो इन दोनों के बीच में यहां पर युद्ध होता है और इस युद्ध में जनरल जिलेस्पी मारा जाता है। क्वेश्चन पेपर में बना है, मैं आपको साथ साथ में बताते रहता हूं कौन सा क्वेश्चन बना है, कौन किस टाइप से बन सकता है और किस टाइप से बना है। जनरल जिलेस्पी इस युद्ध में मारा गया। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सा अंग्रेज जनरल था जो खलंगा के युद्ध में मारा गया, तो जनरल जिलेस्पी का नाम याद करेंगे। कुछ जगहों पर दिया है कि बलभद्र सिंह थापा भी यहां पर मारा जाता है, हालांकि वो फैक्ट आपका गलत है। बलभद्र सिंह थापा यहां से बच निकलते हैं। अंततः जीत यहां पर अंग्रेजों की ही होती है, लेकिन ये अपने साथियों के साथ यहां से बच निकलते हैं। बाद में रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो जाते हैं और उनकी तरफ से लड़ते हुए अफगानों के साथ जब वो लड़ रहे थे, उस युद्ध में ये मारे जाते हैं। बाद में जाकर इनकी मृत्यु होती है। जो खलंगा है, जो नाला पानी है आपके देहरादून में, वहां पर इन दोनों के स्मारक मौजूद हैं। तो क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों द्वारा हाट में चंद्रेश्वर के मंदिर में निम्न में से किसने खोजी थी। तो देखिए, उत्तराखंड में महासम संस्कृति की जो हमें आकृतियां मिली हैं चंद्रेश्वर मंदिर से, इनको द्वाराहाट समाधियां भी कहा जाता है। इनकी खोज 1877 में रिबेट कर्नाक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। इसी चंद्रेश्वर मंदिर से ये कप मार्क्स खोजे गए हैं, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो गोरखा सैन्य प्रशासन को लेकर भी हमने कई बार बात करी है, इससे पहले के क्वेश्चंस में भी देखा है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला दिया है, गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। नॉर्मल सी बात है, हर सेना में लगभग ये व्यवस्था होती है। दूसरा है,
गोरखा सेना में स्थायी और अस्थायी सैनिक दोनों होते थे। तो गोरखा सेना में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सेना थी। स्थायी सेना में केवल गोरखाओं को भर्ती किया जाता था जो स्थायी वहां के नागरिक होते थे। अस्थायी सेना में जिन प्रदेशों में गोरखा जीत लेते थे वहां के स्थानीय लोगों को भर लेते थे। स्थायी सेना में केवल गोरखा लोगों की नियुक्ति होती थी। यह वाला फैक्ट भी आपका सही है, यानी सभी के सभी सही कथन यहां पर सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है, देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व का अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक का शिलालेख कालसी से मिला है, 257 ईसा पूर्व का है। 1860 में मिस्टर फॉरेस्टर के द्वारा इसकी खोज करी गई, जो जॉन फॉरेस्ट के नाम से भी हम उसे जानते हैं। इस शिलालेख में ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल किया गया है और भाषा की बात करें तो इसकी भाषा आपकी प्राकृत है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हमने भी इसे बहुत बार कवर किया है। नेक्स्ट है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृतांत में मिलता है? देखिए, एटकिंसन के अनुसार चंद राजाओं की बहादुरी का वर्णन हमें तारीख ए दाऊदी में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दिल्ली में हुमायूं पराजित हो चुका था और दिल्ली में एक नया वंश स्थापित हो चुका था, सूरवंश, शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। इस सूरवंश का एक विद्रोही था जिसका नाम था खवास खान। यह खवास खान भागकर कुमाऊं में आ गया था और इसको शरण दी थी यहां पर जो चंद राजा उस समय शासन कर रहे थे, मानिक चंद। ठीक है, मानिक चंद ने सूरवंश का जो विद्रोही है उसको कुमाऊं के अंदर शरण दी थी और इस बात की जानकारी तारीख ए दाऊदी में किया गया है। यह किताब अब्दुल्ला की किताब है, लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसी किताब में इसने बताया है कि किस प्रकार चंद वंश के शासकों ने, जो माणिक चंद थे, सूरवंश के विद्रोही खवास खान को शरण दी थी। तो बहादुरी का वर्णन है किसमें? तारीख ए दाऊदी में। क्वेश्चन बन सकता है किसको दी थी और किसने दी थी। माणिक चंद की बात करें तो 1543 से लेकर 1542 तक ये यहां पर शासन करता है। नेक्स्ट है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का है। कत्यूरी प्रशासन में जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई होती थी, यानी कत्यूरी काल में तहसील को क्या कहा जाता था? तहसील को कर्मांत कहा जाता था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों एवं शादी के समय लिया जाने वाले कर का क्या नाम था? गोरखा काल में विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। शुभ अवसर और शादी के समय पर भी वो टैक्स लेते थे और इस टैक्स को टीका भेंट कहा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कर हैं गोरखा काल के। वैसे हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर अगर आप गोरखा टैक्स और जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स थे उनको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक आता है कि पुंगाड़ी किस प्रकार का कर था। ये जो पुंगाड़ी है, गोरखा काल में यह एक भूमि कर था, पुंगड़ी के ऊपर लगता था, यानी पुंगड़ी यानी खेत के ऊपर लगता था। तो यहां एक प्रकार का भूमि कर था। इसी कर से, इसी टैक्स से जो आमदनी होती थी उसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। तो पहला पॉइंट आपका यह हो गया कि किस प्रकार का है और इसका पैसा किसको देते थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोरखाओं का जो शासन था वो सैन्य शासन था। इसी से मिलता जुलता, ये तो पुंगाड़ी है, इसी से मिलता जुलता एक टैक्स था पगड़ी। जो पगड़ी कर होता था जब जमीन खरीद फरोख्त की जाती थी, तो जो जमीन को खरीदने वाला होता था वो एक राशि सरकार को देता था कर के रूप में, उसी को कहा जाता था पगड़ी। इसको भी ध्यान रखेंगे। एक कर होता था गोरखा काल में टान कर, जिसको कहा जाता था। जो आपके भोटिया बुनकर होते थे, हिंदू बुनकर होते थे, उनके ऊपर एक कर लगता था और बुनकरों पर लग रहा है तो टान कर बेसिकली एक कपड़ा कर होता था। ठीक है, इसके अलावा एक और कर था इंपॉर्टेंट, जो है पेपर में आता है मिझारी। मिझारी कर जो होता था शिल्प कर्मियों पर या जो ब्राह्मण होते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। क्वेश्चन आता है शिल्प कर्मियों से लिया जाने वाला कर गोरखा काल का कौन है? मिझारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस नरेश का आधिपत्य था? चंद वंश की स्थापना को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्ष दिए हैं। अजय सिंह रावत इसकी स्थापना 1025 मानते हैं, एटकिंसन 953 मानते हैं। जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है वो बद्रीदत्त पांडे का माना जाता है 700 ईस्वी। ठीक है, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 700 ईस्वी में करी थी और कहा जाता है जब ये चंपावत में आया, कुमाऊं के अंदर आया, काली कुमाऊं के क्षेत्र में आया, उस समय यहां पर जो ब्रह्मदेव थे
वो शासन कर रहे थे, ब्रह्मदेव जो कतूरी शासक थे। तो ब्रह्मदेव के शासन काल में सोमचंद कुमाऊं में आया था और कहा जाता है कि ब्रह्मदेव सोमचंद से प्रभावित हुए और फिर अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कर दिया और चंपावत वाला इलाका उनको शासन के लिए दे दिया। इसी चंपावत वाला जो इलाका था, काली कुमाऊं का जो इलाका था, इसी पर इन्होंने चंद वंश की स्थापना करी। यहीं पर चंपावत में एक किले का निर्माण करवाया जिसे राजबुंगा का किला कहा जाता है। क्वेश्चन आता है इसका निर्माण किसने करवाया था? सोमचंद ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है गोरखा काल में दास बच्चों को क्या कहा जाता था? तो गोरखा काल में दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र कहां था? आपको पूछा जाता है, हरिद्वार था। ठीक है, गोरखा काल में दास बिक्री का प्रमुख केंद्र। गोरखा काल में जो दास बच्चे होते थे इनको केटी कहा जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और गोरखा काल में खेतों में काम करने वाले जो गुलाम होते थे उनको कैनी कहा जाता था। तो दोनों आपने ध्यान रखने हैं, पूछे जाएंगे। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए, जो गंगोत्री में गंगा माता मंदिर है, गंगोत्री धाम है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो गोरखा सरदार था अमर सिंह थापा, इसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दो प्रसिद्ध मंदिर हैं उत्तराखंड के जिनके बारे में आपको याद करना है। गोरखाओं से आपके ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। पहले आपको दो गोरखाओं के नाम पता होने चाहिए, एक अमर सिंह थापा और एक और व्यक्ति हैं महावीर थापा। महावीर थापा के द्वारा 1796 में चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था और अमर सिंह थापा ने 1804 में गंगोत्री मंदिर का निर्माण यहां पर करवाया। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? महावीर थापा। और गंगोत्री में गंगा माता मंदिर किसने बनवाया? अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा की बात करें, इसको लेकर 2-3 प्रश्न और आते हैं, उनको यहीं पर देख लीजिए, साथ में नोट करते हुए चले। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, इस सीरीज के नोट्स आपको बनाने कैसे हैं, ऐसे आपको एमसीक्यू में नहीं बनाने हैं। वन लाइनर में प्रश्न को लिख लीजिए, सामने उत्तर को लिख लीजिए और जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम साथ साथ में कवर करें उनको उसी के नीचे लिख लीजिए। ऐसे में जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ने आएंगे उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और क्वेश्चन आपको अपने आप याद होने लगेंगे। अमर सिंह थापा की बात करें, प्रश्न पूछा जाता है नेपाल शासक के द्वारा या नेपाल दरबार के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था, किसे नियुक्त किया गया था? तो वो अमर सिंह थापा था। ठीक है, अमर सिंह थापा को ही उत्तराखंड के लिए, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की बात हो रही है, तो उत्तराखंड के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी इसको नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्याय अधिकारी भी यही था यहाँ का। नेपाल दरबार ने इसे काजी के नाम से भी यहाँ पर सम्मानित किया था, तो इसको आपने ध्यान रखना है। इसी अमर सिंह थापा के पुत्र का नाम था रणजौर सिंह थापा। ये भी यहाँ का एक प्रमुख शासक हुआ, सेनापति हुआ और इसी रणजौर सिंह थापा की तारीफ करते हैं मौलाराम। मौलाराम ने रणजौर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। तो किसके पुत्र हैं? इसी अमर सिंह थापा के। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, ऋग्वेद में जो आर्य लोग थे 5 जातियों में विभक्त थे। 5 जातियां यानी कि 5 बड़े बड़े जन उनके बने हुए थे, जिसमें एक थे आपके पुरु, एक थे आपके त्रित्सु, इसके अलावा एक थे अनु और एक वंश था या एक जाति जो जन था वो यदु था और एक था आपका त्रिवसु। ठीक है, तो त्रित्सु, त्रिवसु, यदु, अनु और पुरु, 5 जातियों में 5 जन यहां पर बने हुए थे। यही जन बाद में बड़े होते गए और जनपद बने और फिर और बड़े हुए तो महाजनपद बन गए थे। ठीक है, इन 5 जनों में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट है झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया? तो झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की जो पांडुलिपियां हैं उनका पता लगाने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच को जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। यशवंत सिंह कटौच को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद करना है। हाल ही में इनको पद्मश्री देने की घोषणा करी गई है 2024 में। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया जाएगा, तो क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। इनकी कुछ किताबें हैं जो लगातार पेपर में आती हैं, जैसे गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, किसकी किताब है? यशवंत सिंह कटौच की किताब है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, इन्हीं की किताब है। मध्य हिमालय का पुरातत्व, इन्हीं की किताब है। और सबसे पॉपुलर किताब है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, किसकी है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। नेक्स्ट है कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है?
तो जो कटेहर के हिंदू राजा थे खड़क सिंह, इनका कुमाऊं में आने का जो उल्लेख है, कुमाऊं भाग कर आने का जो उल्लेख है, वो तारीख ए मुबारक शाही में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तारीख ए मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है। किसकी पुस्तक है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या है? देखिए, परमार वंश में आप जानते हैं 60 राजाओं ने शासन किया था। जब हमने परमार वंश का डिटेल्ड वीडियो कवर किया था तो उसमें एक एक राजा के बारे में डिटेल में जाना था, जो प्रमुख थे। ठीक है, तो इन 60 राजाओं में जो 55वें क्रम का राजा है, यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आया था। आपको 60 के क्रम तो याद नहीं करने हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनके आपको क्रम पता होने चाहिए। जैसे टिहरी के जो 55वें राजा थे वो थे आपके सुदर्शन शाह। परमार वंश के 55वें हैं, यहां पर होगा केवल परमार वंश के। ठीक है, तो परमार वंश के तो ओवरऑल 55वें हैं, लेकिन टिहरी के ये पहले थे, इसीलिए इनका शायद हो सकता है क्रम पूछा गया। जो प्रमुख राजा थे, जैसे अजयपाल हैं, वो 37वें राजा थे इस वंश के, जिनका हमें देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र मिला है। जगतपाल वो इस वंश के 34वें राजा थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम के साथ शाह की उपाधि लगानी यहां पर शुरू करी। बलभद्र शाह वो इस वंश के 43वें राजा थे। तो जो प्रमुख राजा हैं उनके क्रम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य कहां स्थापित हुआ था? चांदपुरगढ़ परमार वंश की शुरुआती राजधानी थी। चांदपुरगढ़ आपके आटागाड़ नदी के तट पर है। आटागाड़ आपके पिंडर नदी की सहायक नदी है और चांदपुरगढ़ आपके चमोली जिले में है वर्तमान में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है? तो हमें सबसे प्राचीन जो लौह उपकरण मिले हैं उत्तराखंड में, वो चमोली के मलारी ग्राम से मिले हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने इनकी खोज करी थी। गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो देखिए, गोरखा शासन काल में जो जज होता था उसे क्या कहते थे? सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये है। गोरखा शासन काल में न्याय के लिए, न्याय अधिकारी के लिए विचारी शब्द कहा जाता था। यानी विचारी कौन होता था? यह एक प्रकार का जज होता था। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राजकुमारी ईश्वरा की बात करते हैं, ये एक यादव राजकुमारी थी। इनका शिलालेख हमें लाखा मंडल से मिला है और इसी शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि जो लाखा मंडल वाला इलाका है, यहां पर कभी यादवों का शासन था। क्वेश्चन आता है, लाखा मंडल क्षेत्र में यादवों के शासन की पुष्टि कहां से होती है? लाखा मंडल शिलालेख से। किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का है। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक था, जो ये यदु वंश था, इसका संस्थापक श्री सेन वर्मन था और इस वंश की जो राजधानी थी वो सिंहपुर में स्थित थी। ठीक है, लाखा मंडल की बात करें तो लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मूर्तियों का भंडार किसका उपनाम है? लाखा मंडल। नेक्स्ट है, चेतु और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? मौला राम के बाद उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए उनके नाम थे चेतु और माणकू, और माना जाता है कि ये दोनों आपके सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी वाला यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किसके दरबारी थे? दोनों के दोनों सुदर्शन शाह के। इन दोनों को लेकर भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है, कृष्ण लीलाओं को लेकर के चित्रकारी करने में कौन प्रसिद्ध था? तो कृष्ण लीलाओं की चित्रकरण करता था चेतु। ठीक है, जो हमारा कला भवन है वाराणसी में, उस कला भवन में चेतु की बनाई गई एक चित्रमाला है। 13 चित्रों की वो चित्रमाला है, रुक्मणी हरण की इसने बनाई थी, वो वहां पर रखी गई है। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं पर चित्रकारी कौन करता था? उसके लिए प्रसिद्ध था चेतु। माणकू की बात करें तो बंगाल का जो अंतिम हिंदू राजा माना जाता है, जिसके बारे में हमने कई बार बात करी है, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयदेव, और जयदेव की एक फेमस रचना है गीत गोविंद। उस गीत गोविंद का चित्रण करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? माणकू प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा माणकू का एक और फेमस चित्र है जिसका नाम है आंख मिचौली। ये क्वेश्चन भी आया है, आंख मिचौली चित्र किसका है? यह आपके माणकू का है। दोनों आपके सुदर्शन शाह के दरबारी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पावंटी या पोंटा के निकट भंगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य में हुआ था? तो पोंटा के निकट जो गढ़वाल के शासक थे फतेहपति शाह और जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनके बीच में युद्ध का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। कहा जाता है 1688 में दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन, हालांकि कहा जाता है कि युद्ध हुआ नहीं था, केवल सेनाएं दोनों के आमने सामने आ गई थी।
इसके बारे में जानकारी यहां हमें जो गुरु गोविंद सिंह है इनकी जो आत्मकथा है जिसका नाम है विचित्र नाटक, उसमें देखने को मिलती है। इस घटना की जानकारी इन्होंने विचित्र नाटक में भी दी है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था? तो उत्तराखंड का स्वर्ण काल किस काल को माना जाता था? यह कहा जाता था कत्यूरी साम्राज्य के काल को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्थापत्य कला के निर्माण में, अलग अलग मंदिरों के निर्माण में जो उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना गया, अगर आपसे पूछा भी जाएगा, जैसे भारतीय इतिहास में अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए कि स्वर्ण काल किसके काल को मानते हैं, तो आप कहते हैं जो गुप्त साम्राज्य था, इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। इसी प्रकार उत्तराखंड के इतिहास में कत्यूरी काल को गोल्डन काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस वंश के अवसान पर यह कहा गया कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई, इसी कत्यूरी साम्राज्य के काल में। ठीक है, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? देखिए, गढ़वाल का में जो पंवार वंश था, इसका संस्थापक कौन है? कनकपाल। ठीक है, पंवार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? वो है आपका अजयपाल। ठीक है, लेकिन बाद में इन राजाओं के नाम क्या हो गए? सुदर्शन शाह हो गए, कीर्ति शाह हो गए, नरेंद्र शाह हो गए। तो पाल उपाधि से लेकर ये जो शाह की उपाधि आई, सबसे पहले किसने लगाई? ये लगाई थी बलभद्र शाह ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बलभद्र शाह पंवार वंश के 43वें राजा थे। 1575 से लेकर 1591 तक ये शासन करते हैं, यानी अकबर के भी समकालीन थे। इनको शाह की उपाधि को लेकर दो बातें चलती हैं कि किसके द्वारा दी गई। कुछ कहते हैं अकबर के द्वारा दी गई, कुछ कहते हैं लोधी वंश का कोई शासक था उसके द्वारा दी गई। प्रॉपर एक बार पेपर में आया था तो आयोग ने लोधी को ही इसका आंसर माना था। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड है वो लोधी के साथ मैच नहीं होता है। आपने सिर्फ इतना याद करना है किसके द्वारा दी गई? लोधियों के द्वारा या लोधी शासक के द्वारा। ठीक है, और पहला राजा कौन है जिसने शाह की पदवी लगाई? वो था आपका बलभद्र शाह। एक और चीज ध्यान रखना, हमने अभी देखा इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1575 से लेकर 1591 तक। अभी दिल्ली में कौन है? दिल्ली में अभी अकबर है। अकबर के कुछ विद्रोही थे, अकबर से विद्रोह करके कुछ व्यक्ति थे जो गढ़वाल की तरफ आ गए थे, यहां की पहाड़ियों पर छुप गए थे। अब मुगल सेना पहाड़ी इलाकों में उतनी सक्षम थी नहीं। बलभद्र शाह ने मदद करी और उन विद्रोहियों को पकड़कर अकबर के दरबार में भेज दिया। क्वेश्चन आता है, अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली भेजने वाला शासक कौन था? बलभद्र शाह। और इसी के साथ गढ़वाल से मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हो गई। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बलभद्र शाह का उल्लेख हमें अकबरनामा में भी देखने को मिलता है। अकबरनामा में इनका नाम बलराम शाह या राम शाह के नाम से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहते हैं, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहते हैं। आपके पौड़ी में स्थित है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। गुजड़ू आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? उनका नाम भी पूछा जा सकता है, राम प्रसाद नौटियाल इनका नाम था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में पहली बैठक कहां पर बुलाई गई थी? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर पहली बैठक 1940 में होती है और यह आपके डाडा मंडी में बुलाई गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, पौड़ी में पड़ता है डाडा मंडी। पहली बैठक 1940, कभी वर्ष पूछ लेता है, कभी स्थान पूछ लेता है। जो प्रथम सत्याग्रही बने उत्तराखंड से, वो बने थे जगमोहन सिंह नेगी। इनका नाम आपने याद करना है। उत्तराखंड से पहले सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। और पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? उनका नाम भी पूछा जाता है, भागीरथी देवी। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखा न्याय शासन में साक्षियों को निम्नलिखित में से किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी? तो देखिए, गोरखा काल में न्यायपालिका होती थी, उसके जज को विचारी कहते थे, जैसे हमने ऊपर देखा। इनको जो शपथ दिलाई जाती थी, जो भी यहां पर केस होता था, जो गवाह आते थे उनको हरिवंश पोथी की शपथ दिलाई जाती थी। बेसिकली माना जाता है कि यह महाभारत का ही एक पार्ट था और इसी की शपथ इनको दिलाई जाती थी। ठीक है, जो भी यहां पर गवाह वगैरह आते थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा वाला गलत है? तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था, यह आपका सही है। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था, यह भी आपका सही है। पहला राजनीतिक पूछा होता तो कुणिद उत्तर होता, इसने ऐतिहासिक पूछा है, कत्यूरी यहां पर सही है। कत्यूरी राजवंश का पहला राजा बसंत देव था, यह भी आपका सही है। कुषाणों के बाद तराई क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया, यह आपका गलत हो जाएगा। शकों के बाद कुषाण आए थे,
जो कुषाण थे आपके, ये शकों के शासन के बाद आए थे उत्तराखंड में। कुड़िंद शासन चल रहा था। अमोघ भूति के मरने के बाद, क्योंकि अमोघ भूति इनका सबसे प्रमुख राजा था, कुड़िंदों का उस समय पूरे उत्तराखंड में शासन था, पर्वतों में भी और मैदानों में भी। जैसे ही अमोघ भूति की मृत्यु होती है, जो मैदानी इलाका है वहां पर शकों का अधिकार हो जाता है। बाद में इन शकों को हटाने के बाद, इनके पराजित होने के बाद कुषाणों का अधिकार यहां पर हो जाता है। तो ये उल्टा दिया है, आपने इसको याद करना है, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुराण स्थल अल्मोड़ा जिले में नहीं है? तो लाखू गुफा, लाखू उडियार बहुत बार आई है। एमपी जोशी ने इसकी खोज करी थी, 1967 में करी थी। सुयाल नदी के तट पर है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। पेटसाल शिलाश्रय, पेटसाल आपके अल्मोड़ा में है। 1989 में यशोधर मठपाल ने इसकी खोज करी थी, अल्मोड़ा में स्थित है। लुइथाप की बात करें, लुइथाप आपके अल्मोड़ा में है। यहां से मानव को शिकार करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। इसी गुफा में, जो लुइथाप गुफा है, यहीं पर मनुष्य को हाथ में हाथ डालकर डांस करते दिखाया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, किस स्थान पर मनुष्य को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? लुइथाप गुफा। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, जो लुइथाप है और जो लाखू उडियार है, लुइथाप से लाखू दोनों के बीच एक दूसरे को देखा जा सकता है। और इस चीज से विद्वान ये मानते हैं कि प्राचीन काल में कभी इन दोनों जगहों के लोगों के बीच आपस में संपर्क था। क्वेश्चन हो सकता है कभी बना दे, नहीं तो याद करने के लिए आपको रहेगा कि लाखू और लुइथाप दोनों आपके अल्मोड़ा में है, ठीक है। मलारी गांव की बात करें, मलारी गांव आपके चमोली में है, बहुत बार हमने देखा है। 1956 में यहां से शवधान खोजे थे शिव प्रसाद डबराल ने। साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? देखिए, जब कोई विवाद होता है उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसमें कोई गवाह होगा, कोई प्रूफ होंगे, या केवल आरोप लगा दिया जाएगा। अगर गोरखा काल में कोई केस आता था जिसमें कोई गवाह होता था या कोई प्रूफ होता था, फिर तो जज होता था, विचारी करके वो सारा उसको देख लेता था। कभी कभार आरोप वाले केस भी आते थे, क्या पता नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, अब कैसे फैसला दिया जाए। इसके लिए गोरखाओं की न्याय प्रणाली प्रचलित थी, जिसे दिव्य न्याय प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, गोरखाओं की न्याय प्रणाली को क्या कहते हैं? दिव्य प्रथा या दिव्य प्रणाली इनको कहते हैं। एक पेपर में पूछा भी गया था कि दिव्य प्रथा का संबंध किसके है, तो गोरखाओं की न्याय प्रणाली से है। इसके तहत इन्होंने कुछ सिस्टम बनाए हुए थे जिससे यह साबित करते थे कौन आरोपी है और कौन निर्दोष है। अलग अलग प्रकार की दिव्य प्रणालियां इनकी होती थी, जिनमें 3 प्रमुख हैं। अगर आपसे पूछेगा कितनी है, तो आप कहेंगे केवल 3। हालांकि बहुत सारी थी, लेकिन जो प्रमुख थी वो 3 प्रकार की थी। एक थी आपकी गोला दिव्य, जिसे गोला द्वीप कहा जाता है। दूसरी थी आपकी कढ़ाई दिव्य, जिसे कढ़ाई दीप कहा जाता है। और तीसरी थी आपकी तराजू दिव्य, या जिसे तराजू दीप कहा जाता है। तो ये इनकी दिव्य प्रणालियां थी, न्याय प्रणालियां थी तीनों, जिसके माध्यम से ये न्याय करते थे जब कोई प्रूफ नहीं होता था। गोला द्वीप या गोल द्वीप में एक गर्म डंडा आपके हाथ में दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप चलिए, अगर आपके हाथ जल गया तो आप आरोपी हो जाएंगे, नहीं जला तो आप निर्दोष रहेंगे। दूसरी होती थी कढ़ाई द्वीप, जिसमें गर्म तेल में आपका हाथ डाल दिया जाता था और अगर जल गया तो आप आरोपी हो गए, नहीं जला तो निर्दोष हो गए। और तीसरी थी तराजू द्वीप, जिसमें आपका वजन किया जाता था कुछ पत्थरों को लेकर, फिर उन्हीं पत्थरों से कुछ दिन बाद आपका वजन दोबारा किया जाता था। अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो आप दोषी हो गए। तो इस प्रकार की बिना लॉजिक की कुछ यहां पर प्रथाएं थी। गोरखा काल में ये न्याय की प्रथाएं थी, जिनको दिव्य प्रथा या दिव्य न्याय कहा जाता है। किससे संबंधित है? न्याय प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था कि उत्तराखंड में आजादी के बाद जो भूमिहीन किसान थे उनके लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उनको भूमि दान देने के लिए। वो था आपका कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? भूमिहीनों को भूमि दिलाने से संबंधित था। और किस क्षेत्र के लिए यह चला था? मेनली ये चला था तराई क्षेत्र के किसानों के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता भी है कि तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने के लिए कौन सा आंदोलन चला? कोटा खर्रा आंदोलन चला। बाद में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक कानून लाया गया, तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून, जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में बना है, उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में भूमि से संबंधित जो सीलिंग कानून है कब आया था? यह 1972 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। किसने कहा है? बहुत बार देखा है, महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था।
चंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक हैं। महात्मा गांधी ने ही इनको गढ़वाली की उपाधि दी थी। किस रेजिमेंट से संबंधित थे? 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता? मैंने आपको कहा कि दिव्य न्याय प्रणाली में बहुत सारे इनके दिव्य थे, लेकिन 3 ही प्रमुख माने जाते हैं। एक आपका गोला द्वीप, एक तराजू द्वीप और एक कढ़ाई द्वीप। भूद्वीप इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, आदि गुरु शंकराचार्य का जब उत्तराखंड पदार्पण हुआ तो वहां निम्न में से किस वंश का शासन था? आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में जो केदारनाथ धाम है वहां पर अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, इनका आगमन हुआ था उत्तराखंड में कतुरी वंश के शासन काल में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कतुरी वंश का कौन सा राजा उस समय शासन कर रहा था? हम जानते हैं उस समय ईष्टगण देव शासन कर रहे थे। ईष्टगण देव के पुत्र का नाम था ललित सूरदेव। ललित सूरदेव के अलग अलग अभिलेख जो हमें मिले हैं उनके अनुसार यह बताया गया है कि यह 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। तो ललित सूरदेव क्योंकि सबसे प्रतापी राजा है, इनका वर्ष आपको पता होना चाहिए। इनसे पहले इनके पिता शासक थे और इन्हीं के काल में आदि शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। नेक्स्ट है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय यह रचना भजन सिंह की है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं जो सामाजिक बुराइयों पर कविताएं लिखते थे? भजन सिंह हैं। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसे हम कहते हैं सिंहनाद। सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों के द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो देखिए, अमर शहीद केसरी चंद की बात करें, आजाद हिंद फौज के ये सैनिक थे। इनको अंग्रेजों के द्वारा 3 मई 1945 को फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जौनसाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। आज भी इनकी स्मृति में हर साल जो चौलीथा थे आपका जौनसाड़ क्षेत्र देहरादून में 3 मई को मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? गुरु रामराय भी देहरादून में आए थे और जो पवार शासक थे उस समय फतेहपति शाह, इन्होंने गुरु रामराय को 3 गांव दान में दिए थे। तो किसके शासन काल में आए? फतेहपति शाह। कब आए थे? ये आए थे 1675 में। गढ़वाल की जो समय राजधानी थी श्रीनगर, वहां पे गए और 1676 में अगले ही साल ये देहरादून पहुंचे। तो देहरादून का पहुंचा है 1676 का। इनमें से कोई उत्तर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पवार वंश की नींव कनकपाल ने रखी, यह आपका सही है। कनकपाल प्रतिष्ठानपुर झूसी का मूल निवासी था, ये आपका गलत हो जाएगा। जो कनकपाल था आपका, ये गुजरात धार नगरी से यहां पर आया था। पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, झूसी प्रयाग से सोमचंद आया था। परमार में कुल 60 शासकों ने शासन किया, यह भी सही है। परमार शासक सहजपाल अकबर का समकालीन था, यह भी सही है। इसको लेकर हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। सहजपाल और अकबर को लेकर जब हमने फैक्ट कवर किए थे कि अकबर ने सहजपाल के ही काल में गंगा खोजी दल यहां पर भेजा था, गंगा का स्रोत का पता लगाने के लिए, और उस दल को सहजपाल ने हरिद्वार में ही रोक लिया था, गंगोत्री तक जाने ही नहीं दिया। किन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? CSI यानी कि कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया, यह उपाधि अंग्रेजों ने पवार शासक कीर्ति शाह को दी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कीर्ति शाह को यह उपाधि इन्होंने 1903 में दी। इससे पहले कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दे चुके थे 1898 में। 1900 में जब कीर्ति शाह ब्रिटेन गए, इनको वहां पर 11 तोपों की सलामी भी दी गई, इसको भी पूछा जाता है। नाइट कमांडर की उपाधि भी इनको अंग्रेजों ने दी थी 1901 में। ये कुछ उपाधियां हैं इनकी जो ब्रिटिश की तरफ से इन्हें दी गई। चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब होती है? तो चक्राता में सैन्य छावनी 1866 में बनी थी। ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देहरादून छावनी 1814 में बनी, अल्मोड़ा 1815 में बनी, लंडौर छावनी आपके 1836 में बनी, नैनीताल की छावनी 41 में बन गई थी, रुड़की 1853 में बनी, 1853 में ही यहां पर बंगाल इंजीनियर्स आती हैं। चक्राता 66 में बन गई। इसके बाद आती है आपकी रानीखेत वाली जो है छावनी, ये 1871 में बनी, लेंसीडॉन 1887 में, और क्लेमेंट छावनी जो है आपकी वो 1941 में। परमार शासक अजय पाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजप्रसादा का निर्माण करवाया और कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया? तो देखिए, राजप्रसादा महल को कहा जाता था राजाओं के, तो इन्होंने अपना महल अपनी जो राजधानी चेंज करके
ये देवलगढ़ ले गए थे, वहीं पर इन्होंने अपने लिए महल का निर्माण करवाया और जो इनकी कुल देवी थी राजराजेश्वरी, उनका भी यहां पर प्रतिष्ठित उनको किया। नेक्स्ट है 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ नामक संगठन को किस स्थान पर बनाया था। अब आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपको ऐसे क्वेश्चन आसान लगेंगे, क्योंकि कभी वो आपसे संस्थापक पूछ लेता है, कभी संगठन का नाम पूछ लेता है, कभी वर्ष पूछ लेता है, कभी स्थान पूछ लेता है। तो श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ बनाया था, हम जानते हैं 1938 में ही बनाया था और यहां इन्होंने दिल्ली में बनाया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अभी हमने ऊपर भी देखा था और बाद में इसका नाम क्या हो गया था, हिमालय सेवा संघ। नेक्स्ट है चमोली जनपद में स्थित वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है, एक मुख आवरण मिला है। तो सोने का मुख आवरण हमें कहां से मिला है, मलारी गांव से मिला है। 2001 में जब यहां पर खुदाई करी गई थी तब मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा 1815 में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा शासक कौन था। जब कुमाऊं पर आक्रमण किया उस समय कुमाऊं का गोरखा शासक यानी कुमाऊं का अंतिम गोरखा सुब्बा कौन था। हम पढ़ते हैं ना कि जब कुमाऊं पर उन्होंने शासन शुरू किया, पहला सुब्बा या सूबेदार कौन था, जोगामल था। अंतिम सुब्बा कौन था कुमाऊं का, वो आपका चौतरिया बमशाह था। ऑप्शन ए। और नेपाल का शासक कौन था या प्रधानमंत्री कौन था, भीमसेन थापा। परमार वंश के शासक बलभद्र शाह ने सबसे पहले अपने नामांत में शाह की उपाधि जोड़ी। इस परंपरा की शुरुआत इन्होंने करी। वंश में इनका क्रम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रम आप जानते हैं 43वां राजा। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया था। तो गोली चलाने से मना कर दिया था। अफगान सैनिक नहीं होगा, अफगान आंदोलनकारी जो अफगानी पठान थे वो आंदोलन कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, पेशावर में कर रहे थे। 23 अप्रैल 1930 में इनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन रिकेट, और इसको करने से मना कर देते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली। ये आपके 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित थे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या है। तो कुली बेगार प्रथा, इसके बारे में डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। इतिहास के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आते हैं हम उनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, उनको जोड़ते हुए चलते हैं, लिंक करते हुए चलते हैं अलग अलग घटनाओं के साथ जो उसी विषय से जुड़ी हुई होती हैं, ताकि आपके एक जगह पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। खच्चर सेना के बारे में, कुली बेगार प्रथा के बारे में हमने बात करी थी कि अंग्रेजों ने भी इसका समाधान खोजने का प्रयास किया। इसी क्रम में विलियम ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना बनाई और हेनरी रैमजे ने 1858 में जो जेल के कैदी थे उनको कुली के काम में लगाया। तो दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, किसने बनाई थी खच्चर सेना, विलियम ट्रेल ने। क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रेल के द्वारा बनाई गई खच्चर सेना किसके लिए थी, तो आप कहेंगे कुली प्रथा के समाधान के लिए। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने परीक्षावाणी प्रैक्टिस बुक की आज हमारी 5वीं क्लास कवर करी और इतिहास के 250 प्रश्न हमने कर लिए। प्रैक्टिस भी आपकी हुई है 250 क्वेश्चंस के माध्यम से और साथ में एक्सप्रेशन को भी हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।